हेलो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड द थ्योरी ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, हम उसमें स्टडी कर रहे थे। उसके आगे कंटिन्यूटी में एक टॉपिक आता है, ये कंडीशन फॉर एब्सेंट स्पेक्ट्रा, कि जो स्पेक्ट्रा उसमें कौन से ऑर्डर का स्पेक्ट्रा है वो एब्सेंट होगा एंड व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर दैट। So we know that the condition for nth order principal maximum is given by a plus b sin theta equal to n lambda। ये हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए ये कंडीशन आई थी हमारे पास a plus b sin theta equal to n lambda। इसको हमने फर्स्ट नंबर दे दिया। इट मीन्स दैट फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज़ द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, थीटा क्या है यहाँ पे, दिस इज़ द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ऐसे थीटा एंगल्स की वैल्यूज़, ठीक है ना, इट मीन्स दैट फॉर द वैल्यूज़ ऑफ थीटा विच आर एंगल्स ऑफ डिफ्रैक्शन सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1 वी शुड हैव प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे थीटा की वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनके केस में हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, मिलना चाहिए। ठीक है, बट surprisingly sometimes we do not have any principal maxima even for the angles of diffraction theta satisfying equation 1। प्रैक्टिस में क्या होता है, कभी कभी थीटा चाहे ये कंडीशन सेटिस्फाई भी करे तब भी हमें जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा वो नहीं मिलता। अब ऐसा क्यों होता है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। ठीक है, जब भी हम उसको पैटर्न को, डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करते हैं तो कई बार क्या होता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई ये हो रही होती है, ये वाली कंडीशन, तब भी हमें वहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा नहीं मिलता जहाँ पे मिलना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है वो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। देखो, इफ़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द डायफ्रैक्टेड रेज फ्रॉम द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ए स्लिट इज़ लैम्डा, सपोज जैसे हम ये एक स्लिट ले रहे हैं ए बी, ठीक है, इसके दो एक्सट्रीम एंड्स कौन से हैं, पॉइंट्स ए बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए। ठीक है, विड्थ कितनी है स्लिट की, स्मॉल ए के बराबर। ठीक है, तो उस टाइम पे पाथ डिफरेंस कितना होता है बिटवीन द डिफ्रैक्टेड रेज, जो दो रेज यहाँ से निकलेंगी ए और बी से, उनके बीच में पाथ डिफरेंस होता है ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, सपोज हम कह रहे हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस है ए साइन थीटा अगर वो लैम्डा के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्लिट है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। मतलब ए और बी के सेंटर में हम एक इसकी लाइन लगाएंगे, यहाँ से, ये देखो यहाँ से हम सेंट्रल पॉइंट से अगर हम इधर को लाइन लगाएं तो दो पार्ट्स बन जाएंगे ए सी और सी बी। सपोज हम सेंटर में एक पॉइंट लेते हैं अगर ए बी के बीच में, तो ए सी और सी बी जो पार्ट्स हैं दो दो हाफ्स बन गए, उनका अलग अलग पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। So then the slit can be divided into two halves and the path difference between the secondary rays from the corresponding points in the two halves will be lambda by 2। और lambda by 2 जब हो गया path difference तो उसका मतलब क्या है, hence they will interfere destructively, destructive interference होती है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो। दिस लीड्स टू मिनिमम और ज़ीरो इंटेंसिटी, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट जो हमें मिलेगी दैट विल बी मिनिमम या ज़ीरो इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ऑल्दो वी एक्सपेक्ट ए प्रिंसिपल मैक्सिमम। चाहे हम वहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल मैक्सिमम वहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। अब जब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही हैं, देयरफॉर व्हेन द कंडीशंस 1 and 2, ये वाली a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा एंड a साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं साइमल्टेनियसली, तो उस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी या मिनिमम होगी, एंड द स्पेक्ट्रम विल बी एब्सेंट। ठीक है, उस टाइम पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, और स्पेक्ट्रम हमें वहाँ पे लगेगा कि वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमम होना चाहिए लेकिन वो वहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, मतलब द स्पेक्ट्रम विल बी एब्सेंट। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, 1 ये थी ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, डिवाइड करेंगे ए साइन थीटा से इधर और लैम्डा से इधर। ठीक है, सो ये हो गया ए प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू एन। सो कंडीशन क्या हुई फिर एब्सेंट स्पेक्ट्रम के लिए, दस द कंडीशन फॉर एनी ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम टू बी एब्सेंट is obtained by giving the various values to n in this equation। ठीक है, यहाँ पे हम n को वैल्यूज देते जाएंगे तो हमें एब्सेंट स्पेक्ट्रम के ऑर्डर जो है वो मिलते जाएंगे। सपोज अगर n 1 है
देन a प्लस बी अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो a प्लस बी इक्वल टू ए, एंड यहाँ से a कट गया, b इक्वल टू 0। मतलब b क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ द ओपेक पोर्शन बिटवीन टू स्लिट्स। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास दो स्लिट्स हैं ए बी और सी डी, तो उनके बीच में जो ओपेक पोर्शन होगा उसकी विड्थ कितनी होती है, b, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में। सो अगर हम n1 ले रहे हैं यहाँ पे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, b0। हियर द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम विल बी एब्सेंट एंड द रिजल्टेंट डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज सिमिलर टू दैट ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो होगा वो कैसा मिलेगा, दैट विल बी सिमिलर टू दैट ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। क्यों, क्योंकि b जो है वो 0 हो गया, उनके बीच का ओपेक पोर्शन की वैल्यू क्या होगी, 0, तो स्लिट पूरी की पूरी एक सिंगल स्लिट बन जाएगी वो। ठीक है, नाउ इफ़ n इक्वल टू 2, अगर n 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 2। तो a प्लस बी इक्वल टू 2a, b इक्वल टू 2a माइनस a, तो b इज इक्वल टू a या a इक्वल टू b। तो इसका मतलब क्या है कि a क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट, एंड इट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द ओपेक स्पेसिंग बिटवीन टू नियर बाय स्लिट्स। इसका मतलब क्या है, इन दिस केस द सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम विल बी एब्सेंट। जितनी स्लिट की विड्थ है उतनी ही ओपेक पोर्शन की जो है विड्थ हो जाएगी, और वहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का जो स्पेक्ट्रम है वो एब्सेंट हो जाएगा। ऑल्सो इन द इक्वेशन a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा फॉर n इक्वल टू 1 जो हम ले रहे हैं, हम लेते हैं ना a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा, फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी थी हमने। अगर हम n1 ले लें और हम कहें कि अगर a प्लस बी जो है, जो ग्रेटिंग एलिमेंट है, दैट इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उससे कम है। इफ़ हेयर a प्लस बी इज़ लेस देन लैम्डा, देन बाय इक्वेशन जो है उसकी हम लेते हैं ना इनइक्वालिटीज़ जब हम पढ़ते हैं, इफ़ a प्लस बी इज़ लैम्डा हेयर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म यूज़ करते हैं, ये मैथमेटिकली ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे हम इस इक्वेशन में इफ़ a प्लस बी इज़ लेस देन लैम्डा, तो देन साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1, विच इज़ इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हमेशा 1 ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। सो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम विल बी एब्सेंट। ठीक है, इन जनरल अगर हम बोलें a प्लस बी इज़ लेस देन n लैम्डा, देन इस इक्वेशन को अगर हम जनरलाइज करते हैं इस चीज़ को, तो क्या कहेंगे, अगर a प्लस बी इज़ लेस देन n लैम्डा, देन द nth ऑर्डर स्पेक्ट्रम विल बी एब्सेंट। अगर a प्लस बी इज़ लेस देन लैम्डा तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम एब्सेंट है, और अगर a प्लस बी इज़ लेस देन n lambda, then the nth order spectrum will be absent. So this is all about the condition for absent spectra. The next topic is determination of wavelength of light using grating. मतलब हम ग्रेटिंग को यूज़ करके जो लाइट हम यूज़ करते हैं उसकी वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। कैसे, ये डार्क रूम का एक एक्सपेरिमेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर हम करते हैं। ये कॉलीमीटर है स्पेक्ट्रोमीटर का, और ये इसका टेबल है, प्रिज्म टेबल होती है जिसके ऊपर हम ग्रेटिंग को माउंट कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं एट द सेंटर ऑफ दिस प्रिज्म टेबल, और ताकि जो ग्रेटिंग सरफेस है इट इज़ नॉर्मल टू द इंसिडेंट लाइट। यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से हम टेलीस्कोप होता है इस तरफ, यहाँ से हम इसको देखते हैं। सो ये देखो, ये ग्रेटिंग है ना, इसके ऊपर नंबर ऑफ लाइंस हैव बीन कार्व्ड हियर। सो ये आ गया आपका सेंट्रल इमेज, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमम, ये आ गया सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमम, ये इस तरफ भी, ये भी फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमम, ये यहाँ पे बनेगा सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमम, और इनके बीच में जो है सेकेंडरी मैक्सिमाज एंड मिनिमाज बनेंगे। ठीक है, ऐसे बनता है। ये आ गया थीटा 1 आ गया फर्स्ट ऑर्डर का एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन, और ये आ गया सेकंड ऑर्डर का थीटा 2 एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, स्लिट को इल्यूमिनेट करते हैं विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट हुज वेवलेंथ इज़ टू बी डिटरमाइंड। हम यहाँ से लाइट आती है सोर्स से, ठीक है, यहाँ पे ये फॉल करती है, और ग्रेटिंग के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो डाइफ्रैक्ट होके इस तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इमेज हमारा जो स्पेक्ट्रम है इधर बन रहा है। नाउ द टेलीस्कोप इज टर्न टू सी द डायरेक्ट इमेज ऑन द वर्टिकल क्रॉस वायर एंड रीडिंग इज नोटेड। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओ पॉइंट के ऊपर जो है सेंट्रल इमेज, यहाँ डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, इधर रखेंगे पहले सीधा यहाँ पे, और
उसके स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर जो स्केल लगी होती है उस पर वर्नियर्स होते हैं, 2 वर्नियर्स होते हैं V1 एंड V2, उनकी रीडिंग लेते हैं हम, ठीक है। सो सेंट्रल इमेज के लिए हम रीडिंग लेंगे पहले स्पेक्ट्रोमीटर की, then the telescope is turned on to various diffracted images on either side of the direct image and corresponding readings of the telescope are noted on the scale, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पे लेके जाते हैं टेलीस्कोप को, यहाँ पे राइट साइड पे दोनों वर्नियर की रीडिंग नोट करते हैं, और इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेते हैं, दोनों वर्नियर की रीडिंग नोट करते हैं, ठीक है। फिर हम सेकंड ऑर्डर के लिए भी लेके जाते हैं इधर राइट साइड पे भी, और रीडिंग्स नोट करते हैं, और यहाँ पे भी लेके आते हैं तो रीडिंग्स नोट करते हैं। हमारे पास मतलब 2 वर्नियर की रीडिंग इसके लिए हो जाएगी और इसके लिए भी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए भी हो जाएगी दोनों वर्नियर की, और इसके लिए भी हो जाएगी। फिर हम सबका क्या करेंगे, मीन ले लेंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का हम मीन लेंगे। इफ़ θ1 इज़ द मीन ऑफ द 2 रीडिंग्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, मीन कैसे, जब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की रीडिंग इधर से लेंगे और इधर से लेंगे, दोनों का हम क्या लेंगे, मीन लेंगे, तो वहाँ हम θ1 की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। सो इफ़ द θ1 इज़ द मीन ऑफ 2 रीडिंग्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, देन a प्लस बी साइन θ1 किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा, n इज़ 1 हियर। नाउ लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड, अगर हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, ग्रेटिंग एलिमेंट होता है a प्लस बी जिसकी वैल्यू होती है 2.54 अपॉन n, n क्या, नंबर ऑफ लाइन्स पर इंच ऑफ द ग्रेटिंग, 1 इंच में कितनी लाइन्स हैं, तो ये 2.54 को हम n से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम इसको इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर, तो n इंचेस में कितने हो गए, 2.54 डिवाइडेड बाय n सेंटीमीटर, तो दैट्स वाई हम ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू लेते हैं 2.54 अपॉन n सेंटीमीटर हियर। तो ये वैल्यूज यूज़ करके हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया टॉपिक डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। ग्रेटिंग की डिस्पर्सिव पावर को हम कैसे निकालेंगे, इसका कैसे डिफाइन करते हैं इसको, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए यूनिट चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। मतलब इसको हम डी थीटा और अपॉन डी लैम्डा से डिनोट करते हैं, चेंज इन द एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन द वेवलेंथ, ठीक है। सो वी नो दैट द कंडीशन फॉर nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमम इज गिवन बाय a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, साइन थीटा की वैल्यू होगी n लैम्डा अपॉन a प्लस बी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, इसकी हो जाएगी कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी लैम्डा, और यहाँ से सिर्फ आ जाएगा n अपॉन a प्लस बी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। सो डी थीटा अपॉन डी लैम्डा हो जाएगा, कॉस थीटा को ले जाओ इधर, डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू n स्मॉल n इंटू n डैश अपॉन कॉस थीटा। n डैश किसके बराबर लिया हमने यहाँ पे, 1 अपॉन ए बी, ये जो 1 अपॉन ए बी है इसको हम n डैश ले रहे हैं, विच इज़ द नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर ऑफ द ग्रेटिंग सरफेस, ठीक है। अब डी थीटा अपॉन डी लैम्डा क्या है यहाँ पे देखो, रेशो ऑफ एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन एंड चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है, चेंज इन एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन एंड चेंज इन वेवलेंथ, डी थीटा अपॉन डी लैम्डा। सो ये यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर एन डैश, ठीक है, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब अगर कॉस थीटा की वैल्यू कम हो, इफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी ऊपर वाली, डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू एन एन डैश, ठीक है, और डी थीटा इज इक्वल टू एन एन डैश, डी लैम्डा उधर ले गए, एन एन डैश अगर कांस्टेंट है तो डी थीटा इज प्रोपोर्शनल टू डी लैम्डा हियर। इसका मतलब क्या हुआ, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एनी टू spectral lines is directly proportional to the difference in wavelength of the spectral lines. If the value of cos theta is very small, ठीक है, it is approximately equal to 1. अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो तो cos theta 1, cos theta की तो वैल्यू ठीक है 1, थीटा की स्मॉल वैल्यू हो जब तो cos theta is equal to 1 here, ठीक है। So for very small values of theta, what happens? The angular separation of any two spectral lines is directly proportional to the difference in wavelength of the spectral lines. This type of spectrum is called normal spectrum, ठीक है। So this is the all about
डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग आप यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ना भी लिखें तो चलेगा। सिर्फ हम यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला निकाल रहे हैं और हम यहाँ तक बताएंगे कि ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर कोई पूछे तो आप इसको लिखें, आपकी मर्ज़ी है, लिखें ना लिखें, तो एक्स्ट्रा लिख दो तो एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, और क्या। नेक्स्ट टॉपिक आ गया रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन। ये देखो डायग्राम देखो, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये आ गया पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ये वाला, एंड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑफ बी, ये हमारे पास आ गया पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ए एंड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑफ बी, ठीक है। बी का फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम यहाँ लाई कर रहा है, ये देखो, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इसलिए कि आपको मैंने ये बताना है कि रेजोल्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पे। So the objective of a telescope cannot produce a point image of a point object। ये आपको लाइंस मैं बोल रही हूँ, ये आप पहले सुन लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं सिर्फ क्यों बोल रही हूँ। कि जो टेलीस्कोप होता है जिससे हम स्टडी करते हैं, टेलीस्कोप किसका, स्पेक्ट्रोमीटर का, जिसमें से हम स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं, ठीक है। That telescope cannot produce a point image of a point object, मतलब जो इमेज बनती है टेलीस्कोप से हम देखते हैं वो इमेजेस इतनी शार्प नहीं होती कि हम उनको रिजॉल्व कर पाएँ, एक दूसरे से अलग कर पाएँ, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक ए सर्कुलर एपर्चर एंड प्रोड्यूसेस ए डाइफ्रैक्शन पैटर्न, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होता है। दिस डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज़ ए ब्राइट डिस्क, किसकी फॉर्म में दिखता है, एक ब्राइट डिस्क की फॉर्म में दिखता है, विच इज सराउंडेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स, जो किसके साथ घिरा होता है, इट इज सराउंडेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स। सेंट्रल पोर्शन ब्राइट होता है जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा, और उसके इर्द गिर्द क्या होंगे, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स होंगे। नाउ ये हो गया एक ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हमारे पास 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे हमारे पास हम लेते हैं डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ग्रेटिंग में क्या होता है, कितनी सारी लाइंस होती हैं, कितने सारे उसके स्लिट्स होती हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 स्लिट्स हैं जो उसको 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं, तो देयर इमेजेस में गिव राइज टू ए डाइफ्रैक्शन पैटर्न विच ओवरलैप ऑन ईच अदर, जो उनकी वजह से डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स बनेंगे अलग अलग, वो क्या होंगे, वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, मेकिंग द आइडेंटिफिकेशन और रेजोल्यूशन ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट। सपोज हमारे वो जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वजह से जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है उसको हम बाइफरकेट या आइडेंटिफिकेशन उसकी नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आ जाता है रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन, कि हम कब कहेंगे कि हाँ ये जो हमारी इमेजेस बनी हैं इनको हमने रिजॉल्व कर लिया है, हम इनको कह रहे हैं कि ये एक दूसरे से अलग हैं इस टाइम पे। कैसे, अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरियन द इमेजेस ऑफ 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लाइंग क्लोज टू ईच अदर आर सेड टू बी रिजॉल्व्ड या सेपरेटेड इफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन, if the position of central maximum of one coincides with first secondary minimum of the other। ये आ गया ना, सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन इज फॉलिंग ऑन द सेकेंडरी मिनिमम ऑफ सेकेंड, ठीक है। बी ऑब्जेक्ट का ये आ गया सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, और ये इसका सेंट्रल मैक्सिमम आ गया ए का, ठीक है। तब ये कह रहा है that the images of 2 point objects are said to be resolved if the position of central maximum of one coincides with first secondary minimum of the other। In other words, when the central bright image of one falls on the first dark image of the other। पहले वाले की आ गई फर्स्ट ब्राइट इमेज, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट इमेज, और दूसरे वाले की आ गई ये फर्स्ट डार्क इमेज। जब ये दोनों कोइंसाइड करें आपस में तब हम कह सकते हैं कि द 2 इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व्ड, ठीक है। दिस क्राइटेरियन कैन बी अप्लाई टू कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ग्रेटिंग, प्रिज्म एट्सेट्रा। इस टाइम पे जब ऐसे हमें दिखने लगे तो हम क्या करते हैं, रीडिंग्स ले लेते हैं उस टाइम पे, तो हम कहते हैं कि जो हमारी इमेजेस हैं दे हैव बीन रिजॉल्व्ड हियर या सेपरेटेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन। ये रेले ने दिया था इसलिए उसको नाम दिया हुआ है।
नेक्स्ट टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग हमने अभी पढ़ा था डिस्पर्सिव पावर डी थीटा अपॉन डी लैम्डा, ठीक है। ये है रिजॉल्विंग पावर कि ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर क्या है, उसको डिफाइन करते हैं एज द रेशो ऑफ वेवलेंथ लैम्डा of any spectral line to the difference d lambda in wavelength between this line and its neighboring line such that the two lines appear to be just resolved। जब ये कंडीशन आ जाए, जब हम उसको एक का मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम पे फॉल करे, तो इस कंडीशन पे जब रेशो हम लेते हैं वेवलेंथ लैम्डा स्पेक्ट्रल लाइन की डिवाइडेड बाय इसका और इसके अगली वाली स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ का डिफरेंस लैम्डा बाय डी लैम्डा जब हम लेते हैं तो इसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग। लेट अस कंसिडर बीम ऑफ लाइट विच इज कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ्स लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है। दो वेवलेंथ्स आ गई विच आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ठीक है। द लाइट ऑफ ईच वेवलेंथ विल फॉर्म ए सेपरेट डिफ्रेक्शन पैटर्न। इसके लिए डिफ्रेक्शन पैटर्न अलग बनेगा, इसके लिए अलग बनेगा। फिर उसको हम रिजॉल्व करेंगे। द कंडीशन फॉर द nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमम पता है a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होता है, a प्लस बी इज ग्रेटिंग एलिमेंट। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, a प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन। तो a प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा इधर रखा, डी लैम्डा को ले गए उधर, एन डी लैम्डा हो गया। सो डी थीटा हो गया एन डी लैम्डा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, where d theta is the angular separation between two principal maxima corresponding to wavelengths lambda and lambda plus d lambda, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ के लिए जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा उनके बीच की एंगुलर सेपरेशन है ये डी थीटा। नाउ हमने पढ़ा था पीछे विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम आर्टिकल जो था उसमें हाफ विड्थ थी जो प्रिंसिपल मैक्सिमम की, वो क्या थी, डी थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन एन कॉट थीटा। ये हमने निकाला हुआ पहले। तो ये इक्वेशन हो गई थर्ड इक्वेशन और ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। दोनों डी थीटा की वैल्यूज़ हैं, इनको हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरियन द टू वेवलेंथ्स लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा विल जस्ट बी रिजॉल्व्ड इफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ वन कोइंसाइड्स विद द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑफ द अदर। मतलब ये किसके लिए कंडीशन, किसके लिए एंगुलर सेपरेशन है, विड्थ किसकी है, प्रिंसिपल मैक्सिमम की, ठीक है। और ये किसके लिए है, इट इज़ द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। मतलब ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सो ये कह रहा है कि रिजॉल्व कब होंगी, जब principal maximum of one coincides with the first secondary minimum of the other. This condition is satisfied if the angular separation between two principal maxima जो हमने अभी पीछे लिखा is equal to the half width of the principal maximum of wavelength lambda, ठीक है। यहाँ से देखो डी थीटा क्या बता रहा है, दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस। ये आ गया ना, दो प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये इसका एक प्रिंसिपल मैक्सिमा ये आ गया, ठीक है, और एक प्रिंसिपल मैक्सिमा इसका ये आ गया, ठीक है। दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में ये डिस्टेंस कितना है इसकी, ये आ गई इसकी डी थीटा, यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। और ये है क्या बेसिकली इसका, ये इस प्रिंसिपल मैक्सिमा का क्या है, हाफ विड्थ आ गई, सेंट्रल मैक्सिमम की हाफ विड्थ ले रही है ना हमने, ये वाली, ये हाफ विड्थ बता रहा है दोनों के बीच की सेपरेशन। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप इधर भी देख सकते हो दो प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसके वाले देख लो नीचे वाले के, ये फर्स्ट वाला और ये दूसरा प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, यहाँ से आ गया ना एक प्रिंसिपल मैक्सिमा, दूसरा इधर बन रहा है, तो ये किसके बराबर है, हाफ विड्थ इसकी हाफ विड्थ के बराबर, ठीक है। सो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वेशंस आपस में क्या होनी चाहिए, सेकंड एंड थर्ड बराबर होनी चाहिए। तो हमने इनको इक्वेट कर दिया और इनको हमने देखा क्या क्या कैंसिल होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से हम इसको आ गए, यहाँ पे ये बन गया एन डी लैम्डा अपॉन एन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन एन एन, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा है, यहाँ हमने इसको पुट कर दिया एन डी लैम्डा अपॉन एन लैम्डा हो गया इसकी जगह, और 1 अपॉन एन एन लैम्डा, ये एन एन कट गया तो बन गया डी लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन एन एन। हमें चाहिए लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन एन। तो रिजॉल्विंग पावर का एक्सप्रेशन आ गया लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन इंटू एन।
और रिजॉल्विंग पावर जो है ग्रेटिंग की किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग n एंड द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब ये जो चीज़ें हमने बोली हैं ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सीधे भी कह सकते हो, ये दोनों इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, तो इनको हम इक्वेट भी कर रहे हैं, सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि ये चीज़ देखो यहाँ पे, ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा इसका फॉल कर रहा है, इसकी जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक वो किसके बराबर है, दूसरे वाले के दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, ये देखो, ठीक है। दैट्स वाई हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको और इसको, ठीक है। ये है क्या, ये प्रिंसिपल उसकी मैक्सिमम की विड्थ, ठीक है। तो इसको और इसको हम यहाँ पे इसीलिए इक्वेट कर रहे हैं ताकि हम उसको रिजॉल्व, क्योंकि हम उसको रिजॉल्व करके बोल रहे हैं कि जस्ट रिजॉल्व हुई हैं दोनों इमेजेस, तो उस टाइम पे ये वाला डी थीटा और ये वाला डी थीटा जो है आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो वहाँ से हम रिजॉल्विंग पावर की तभी तो निकाल पाएंगे ना उसकी वैल्यू, तो रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। ये आपका चैप्टर 4 आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग एनी टॉपिक यू कैन आस्क मी, ठीक है, क्लास में भी मैं पूछूंगी, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।